नमस्कार। आज हम भारत की नई शिक्षा नीति पर बात करने जा रहे हैं। अनेक विद्वानों का कहना है कि जिस राष्ट्र की शिक्षा नीति सशक्त निरोगी होती है, वह राष्ट्र निश्चित रूप से प्रगति के शिखरों को छू लेता है। भारत जैसे खंडप्राय विशाल देश में अनेक प्रादेशिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक विविधताओं के बावजूद सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अगर कोई नीति बनाई जाती है तो उसे देश में लागू करने से लेकर उसके पूरे अवलंब तक कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का पुख्ता होना निहायत जरूरी है। आज मैं नई शिक्षा नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर बात करने जा रही हूँ। जहाँ तक सकारात्मक पहलू की बात है तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 3 दशकों से बनी हुई शिक्षा नीति के परिणामों को देखकर, वर्तमान स्थिति की जरूरत को पहचान कर और भविष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक उन्नति को ध्यान में रखकर इस शिक्षा नीति में काफी कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण बदलाव करने की सोच है। जो कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का पूरा पैटर्न ही बदल दिया गया है। जो बच्चा 6 साल बाद पहली कक्षा में दाखिल होता था, बच्चे की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाती थी। अब वह 3 साल पहले से ही सरकार उठाएगी। तीसरे साल से ही बच्चे की पढ़ाई का अधिकार कायम हो जाएगा और सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी अब राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया है। यह बात महत्वपूर्ण है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ाया जाए, इस पर बड़ी गंभीरता से सोचा गया है। बच्चों को इम्तिहान नहीं बल्कि उन्हें टास्क, जिम्मेदारी दी जाएगी। उसका वहन वे कैसे करते हैं, इसका निरीक्षण करना, बच्चों की कलात्मकता, क्रिएटिविटी, नई सोच आदि को बढ़ावा देना और उसे जागरूक करने का प्रयास इस नीति में किया गया है। बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा देने की कोशिश इस व्यवस्था में की गई है। छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद अगली शिक्षा के लिए मिलने वाले अंकों के आधार पर विभेदन किया जाता था। कला, विज्ञान, वाणिज्य शाखा जैसे आर्थिक, सामाजिक उच्च नीचता का विभेदन होता था। कला के छात्रों को आज भी बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता है। नई शिक्षा नीति में यह नहीं रहेगा। सभी छात्र एक साथ अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विभाग से अपने अध्ययन के विषय चुन सकते हैं। यहाँ छात्रों को अलग अलग शाखाओं से विषय चुनने की पूरी सहूलियत दी जाएगी, जिससे शायद कोई विभेदन नहीं होगा। कोई भी छात्र कला विभाग से, वाणिज्य विभाग से और विज्ञान विभाग से अलग अलग विषय चुनकर अपनी डिग्री पूरी कर सकता है। अब इस शिक्षा नीति में जो कमियां हैं उसे गिनाना भी मैं जरूरी समझती हूँ। इस नीति में इस समिति ने जीडीपी के 6% पैसा शिक्षा पर खर्च करने की मांग की है। हालांकि 1964 में कोठारी कमीशन ने कहा था कि जीडीपी के 6% खर्च शिक्षा पर होना जरूरी है। आज 50 साल बाद भी बाकी सब बातों के दाम और भौतिक सुविधा के दाम बढ़ जाने के बाद भी मात्र 6% शिक्षा पर खर्च करना यह बहुत ही कम है, ऐसा लगता है। आज प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा पर हर छात्र के पीछे ₹2.30 और उच्च शिक्षा के लिए हर छात्र के लिए ₹28 खर्च हो रहे हैं। उच्च शिक्षा लेने वालों की संख्या 3 करोड़ 82 लाख है।
भविष्य में समिति ने यह भी घोषणा की है कि शिक्षा में 0% ड्रॉप ऑफ रेट रहेगा। तो फिर उनके लिए भौतिक सुविधा क्या होगी, इस पर सोचा नहीं गया है। साथ ही यह 6% कहां तक हमारी सभी सुविधाओं को पूरा कर सकता है, यह भी एक सवाल ही है। दूसरी बात यह है कि नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालय को हमारे देश में शैक्षिक संस्थान बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनकी महंगी शिक्षा और हमारी शिक्षा में आने वाला निजीकरण, इससे ऐसा लगता है कि सरकार धीरे धीरे उच्च शिक्षा से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ रही है। इस पर सोचना आवश्यक है। इस बारे में एक और बात कही है कि शिक्षा में समानता लाई जाएगी, मगर वह कैसे, नहीं बताया है। आज आर्थिक पिछड़े छात्रों के लिए 25% जगह शैक्षिक संस्थानों में आरक्षित है। नई शिक्षा नीति में आर्थिक दुर्बलों के बारे में कुछ विस्तार से नहीं कहा गया है। नई शिक्षा नीति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखने के बाद निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि आज की नई शिक्षा नीति हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। उससे निश्चित ही शिक्षा का नया रूप इस देश को मिल सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारी सरकार इसका अवलंब कैसे करती है। जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति बनाने वाले कमीशन ने जो प्रावधान लाए हैं, उसे अगर सरकार 100% स्वीकार करती है तो निश्चित रूप से शिक्षा में बदलाव आ सकता है। धन्यवाद।